हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 की हम डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर नंबर 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, कोई भी इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज नॉर्मल होती है, उस सरफेस से ऑलवेज नॉर्मल होती है। मतलब वहाँ पे एंगल कितना क्रिएट होता है, 90 का, वो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं, उससे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे ए सरफेस और ए बी सरफेस है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मीनिंग ऐसा है, एट एवरी पॉइंट ऑफ प्लेन ए एंड प्लेन बी द पोटेंशियल इज सेम। तो इसका मीनिंग यहाँ पे इसका पॉइंट ए प्लेट का कोई पॉइंट है, उस पर अगर 2 वोल्ट है पोटेंशियल, तो बी पे भी कितना होगा, 2 वोल्ट ही होगा। तो 2 - 2 दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज गिवन बाय Q into V, but here we are writing delta V just because of 2 equipotential surface and the difference between 2 volt and 2 volt which is 0. So we can say that the total work done is given by any equipotential surface at each and every point of it always be 0. MCQ भी बन सकता है इसमें से कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे ऑलवेज वर्क डन कितना होगा, ऑलवेज 0 होगा। क्या होगा बेटा, ऑलवेज 0। क्लियर। तो यही हमें प्रूव करना है कि अगर वर्क डन 0 है, ठीक है, तो वो नॉर्मल कैसे, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे नॉर्मल कैसे हो सकता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है W = E into dl, E into dl, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D फॉर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन तो 0 है, E इंटू डी एल दैट मीन्स E इंटू डी एल इंटू यहाँ पे डॉट है इसलिए cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 ये E इंटू डी एल ए डिवाइड में हो जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे, दैट मीन्स cos थीटा = 0। और आप सब जानते हो कि cos में कौन से एंगल पे वैल्यू 0 आती है, तो π/2 पे। दैट मीन्स से प्रूव हो गया कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन नॉर्मल टू दैट पोटेंशियल सरफेसेस। ओके। सेकंड है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विपोटेंशियल सरफेस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दो तो ऑलरेडी यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। एक तो वर्क डन ऑलवेज 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल होता है उस इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस में याद रखो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही नियर बाय है तो उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कौन सा होगा, अगर नियर है तो स्ट्रॉन्ग है, अगर दे आर फार अवे देन द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट, वहाँ पे कौन सा होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आया समझ में। तो याद रखो, इफ दे वेर फार then weak electric field and if they are near then the strong electric field. Second, no work done for moving a test charge on an equipotential surface. Already यहाँ पे पढ़ चुके हैं, देखो no work done that means total work done always be 0 for moving a test charge over a equipotential surface. Next one, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये मतलब जो क्वेश्चन है वही इसका थर्ड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से नॉर्मल होता है। क्लियर। चलो, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। देखो, कैन नेवर इंटरसेक्ट जस्ट बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन व्हाट हैपन्स at the cross sectional point, at the intersecting point there are 2 tangents and at one point there are 2 tangents. It is not possible for mathematical point of view. So we can say that 2 equipotential surfaces can never intersect each other. तो हमें टोटल इसमें से 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है,
उसके डिपेंड पे ही है कि भाई ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स E and electric potential which is denoted by capital V. So we have considered here two surfaces, A surface and B surface. Both are equipotential surfaces. A surface contains the potential V and the B surface contains the potential V plus delta V. So we have potential difference delta V here. At point P there is an electric field always normal to that point. We already discussed in the previous theory. E is the normal to that point and the delta L is a displacement where any test charge is given stretched by from point P to point A, drag by from point P to point A, and the displacement is delta L. So we can write here the work done W is given by which formula? Work done W is given by potential A minus potential B. Actually the formula is W is equal to Q into delta V, but here we are not writing the charge Q. Why? Just because of a unit positive charge. We are discussing over here a unit positive charge. We can take the value of charge Q is equal to 1 coulomb here. Clear? So we can write here for E and delta L work done. What is VA? For A plate it is a potential V here, and for B plate it is V plus delta V here. So V minus V, we can write like that. V cancel, minus plus minus delta V. So E electric field is given by formula delta V divided by delta L. If we make a modulus, then we can write the formula like that. It is the relation between the potential and the electric field. E is equal to delta V divided by delta L. And I have discussed one formula in a previous theory, V is equal to ED. It is also a relation between V and E. V is equal to ED. We can remind as V is equal to ED as a VED. V is equal to ED. So V here is a delta V, E here is a E, and D is a delta L for small displacement, just because of a nearby part of the two small surfaces A and B. Clear? So this kind of formula we can derive by relation, by acquiring the relation of electric field and electric potential. Next theory is for the potential energy for two charges. So first we draw a system of charge by having the two coordinate x and y, having a origin point. Q1 is a first charge, Q2 is a second charge. Q1 is a position vector r1 and Q2 is having position vector r2. So we can write that the displacement vector between these two charges is given by r12. Clear? तो देखो दो चार्ज के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. अभी फर्स्ट चार्ज के बारे में बात करते हैं. मान लो कि ये कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. तो प्रीवियस थ्योरी में हमने पढ़ा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर कोई चार्ज को आप लेके आ रहे हो, ठीक है, तो यू मस्ट हैव टू अप्लाई अ वर्क ऑन इट. एंड वर्क किसके अगेंस्ट में? तो यहाँ पे कोई चार्ज होता था, उसके अगेंस्ट में आप वर्क करते थे, ठीक है ना. बट यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो दैट मीन्स Q1 से कोई भी जो वर्क डन होगा तो ऑलवेज क्या होगा? जीरो. वाई? जस्ट बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है. देयर इज नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय Q1 इज ऑलवेज जीरो. वर्क डन
बाय Q1 क्या होगा 0, फर्स्ट वर्क डन ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल एट चार्ज Q1, चलो Q1 पे बेटा कितना पोटेंशियल होगा, तो V1 पोटेंशियल होगा। फॉर्मूला क्या था KQ/R, तो पहले लिख देते KQ/R। बट यहाँ पे देखो पहला चार्ज कितना है अपने पास Q1, और यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, बट किसके रेफरेंस में होगा, तो स्पेस में कोई पॉइंट P होगा, ये P के रेफरेंस में लिखा होगा, दैट मीन्स R1P हम लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो अभी लिखते हैं वर्क डन फॉर चार्ज Q2 चार्ज के लिए वर्क डन, तो उसको क्या नाम देंगे W2। फॉर्मूला क्या है Q इंटू V1, ठीक है, सॉरी Q2 इंटू V1। Q2 वर्क डन फॉर चार्ज Q2 इंटू V1 क्या है, तो V1 है Q1 से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसकी इफेक्शन यहाँ पे होती है। क्लियर? तो फॉर्मूला बना Q2 और V1 की तो वैल्यू हमारे पास है KQ1, और यहाँ पे R1P है। बट अभी देखो Q1 और Q2 के बीच में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R12 है, तो R12 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल फॉर्मूला बना KQ1Q2 डिवाइड बाय R12 विच इज W2। क्लियर? सो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 विच इज गिवन बाय W1 is always 0, so Q1 Q2 and R12। clear? So here we are mention about the theory for two charges, and the next theory is for three charges, so you can derive like that। नेक्स्ट थियोरी इज फॉर 3 चार्जेस। तो कंसेप्ट ये बनता है कि देखो फर्स्ट चार्ज के लिए तो ऑलवेज वर्क डन क्या होगा 0 ही होगा। अगर सेकंड का आपको वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन बाय सेकंड चार्ज मतलब W2 लिखना है, Q2 लिखना है और आगे का पोटेंशियल लिखना है, आगे का चार्ज था उसका पोटेंशियल इन सच अ वे दैट यू कैन राइट W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू V2 पोटेंशियल ऑफ सेकेंड चार्ज। ठीक है, एंड लाइक दैट यू कैन लाइकवाइज यू कैन राइट द थ्योरी फर्दर। तो ऐसे 3 चार्ज के लिए मैं होमवर्क आपको देता हूँ, आपको घर पे 3 चार्ज के लिए करना है, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी नेक्स्ट थ्योरी हो 3 चार्जेस के लिए, वो आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।